हेलो एंड वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, हमेशा की तरह वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इस न्यूज़ एपिसोड की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ जो है दैट इज रिगार्डिंग द ऑयल प्राइसेस। तो यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने कहा है कि दे आर इवेल्युएटिंग अ स्ट्राइक बाय इजराइल ऑन द ईरान्स ऑयल इंडस्ट्री। वहाँ के जो ऑयल रिजर्व्स है वहाँ पे एक स्ट्राइक करने की बात चल रही है एंड इसके ऊपर डिस्कशंस चल रहे हैं बिटवीन इजराइल एंड यूएस। ये अगर होता है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है इन द ऑयल एक्सपोर्ट, बिकॉज ईरान इज द सेवेंथ लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। एंड इसी चेक के चलते, इसी कंसर्न्स की वजह से कल ऑयल के प्राइसेस जो है अपने ट्रेडिंग पीरियड में ऑलमोस्ट 5% से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए एंड ऑलमोस्ट $78 के आसपास ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस के जो फ्यूचर्स है वो ट्रेड होते हुए नजर आ रहे थे। अगर ये स्ट्राइक होता है तो वर्ल्ड का जो ऑयल एक्सपोर्ट है ईरान से जो ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहां के वर्ल्ड के जो सप्लाई है उसमें से $1.5 मिलियन पर डे का सप्लाई यहाँ पे कम हो सकता है। एंड अगर इसराइल के जो अटैक्स है वो माइनर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे भी अगर टारगेट किए जाते, डाउनस्ट्रीम एसेट्स पे अगर टारगेट किए जाते, तब भी 3 लाख टू 4.5 लाख बैरल्स पर डे का जो आउटपुट है वो यहाँ से डिक्लाइन होता हुआ नजर आ सकता है। एंड इसी जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है उसी के चलते हुए जो एक्सपेक्टेशंस है बिकॉज ऑफ द टेंशंस इन द जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज, तो उसके वजह से कल ऑयल के प्राइसेस जो है वो काफी तेजी में हमें देखने को मिले थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो बात आती है चैट जीपीटी की। एंड चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, उन्होंने दो बैक टू बैक लिक्विडिटी फंडिंग्स यहाँ पे रेस करी है। एक तो सबसे पहले उन्होंने $6.6 बिलियन का फंडिंग राउंड रेस किया है, जिसमें उनका जो वैल्यूएशन आया था वो अराउंड $157 बिलियन का वैल्यूएशन कमांड किया है इस कंपनी ने। इसके अलावा कंपनी ने कल वापस से एक न्यू क्रेडिट लाइन भी यहाँ पे सिक्योर करी है फॉर अनदर $4 बिलियन। मोर देन $10 बिलियन के लिक्विडिटी पर ये कंपनी अभी बैठी है। एंड कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि दिस फंड जो उनके पास है तो इट विल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स बाइंग न्यू कंप्यूटिंग कैपेसिटी, स्पेशली फॉर बाइंग एनवीडिया चिप्स। ये ओपन एआई ये डायरेक्टली compete कर रहा है अल्फाबेट, ये जो कंपनी है जो गूगल को ओन करती है उनसे। अल्फाबेट जो है वो इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा एक्टिव है एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड एनवीडिया बैक्ड ओपन एआई, दे ऑल्सो डोंट वांट टू बी लैग्ड बिहाइंड इन दिस रेस। काफी ज्यादा यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इन दियर कंप्यूटिंग एसेट्स। यहाँ पे अगर हम कंपनी के नंबर्स की बात करें, दे आर टारगेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ $3.6 बिलियन in this year and $11.6 बिलियन in the next financial year। अगर हम कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस किए, $157 की कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है बेस्ड ऑन इट्स रिसेंट फंडिंग राउंड विच हैज ऑकर्ड अ डे बिफोर yesterday। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहली न्यूज जो है दैट इज रिगार्डिंग अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस। हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी और यूएस के जो उनके काउंटर पार्ट है यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, तो उन दोनों के बीच में एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन के रिगार्डिंग ये कॉपरेशन है। इस कॉपरेशन के अंतर्गत यूएस के काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे इन न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज इन इंडिया। इसके साथ साथ यूएस के साथ हमारी जो ट्रेड पार्टनरशिप्स है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी, बिकॉज इंडिया का जो इकोनॉमिक रिलेशन है तो वो यूएस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। यूएस इज आवर बिगेस्ट इंपोर्टर एज वेल एज एक्सपोर्टर और डेस्टिनेशन। यहाँ पे यूएस के साथ एक और यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेप लेते हुए हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे दिख रही है।
आईटी सेक्टर के जो जॉब्स है वहां पे हायरिंग में एक रिवाइवल देखने को मिला है इन द सितंबर मंथ। सो नौकरी का जो जॉब स्पीक इंडेक्स है वो अराउंड 2727 पॉइंट्स पर आ गया है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। 6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिला इन द वाइट कॉलर हायरिंग। सो ये जो ग्रोथ है बेसिकली दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन सितंबर 23 एंड सितंबर 24। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जॉब्स में ग्रोथ देखने को मिली है, जो ग्रोथ के बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स है, तो उसमें आता है सबसे पहले आईटी सेक्टर, जहाँ पे 18% की हायरिंग एक्टिविटी में हमें एक इंक्रीज देखने को मिला है। जयपुर एंड कोलकाता में सबसे ज्यादा हायरिंग बढ़ी है, जो ग्रोथ है वो 47% रहा है जयपुर में आईटी रिलेटेड हायरिंग का, और वहीं कोलकाता में 32% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है इन द मंथ ऑफ सितंबर। इसके साथ एफएमसीजी सेक्टर की में भी हायरिंग काफी ज्यादा तेजी में दिख रही है। 23% का ग्रोथ इस सितंबर मंथ में यहाँ पे रजिस्टर किया गया है। वहीं ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी 13% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। अनसिक्योर्ड बिजनेस लेंडिंग, ये जो सेगमेंट है फाइनेंस का, वहां पर कुछ कंसर्न्स नजर आ रहे हैं। सो बेसिकली कोविड के लॉकडाउन्स के बाद ये जो सेगमेंट है अनसिक्योर्ड लेंडिंग का या अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स का, यहाँ पे एक बहुत ही रैपिड ग्रोथ देखने को मिली थी। FY23 में 67% से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली थी इस सेगमेंट में। वहीं FY24 में डिस्पाइट हायर बेस ऑफ FY23 अगेन 42% का ग्रोथ देखने को मिला था। वहीं Q1 FY25 में यहाँ पे जो ग्रोथ है वो फ्लैटिश रहा है। तो Q1 FY25 में जो लेंडर्स है वो कॉशियस स्टांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं क्रेडिट कॉस्ट की अगर हम बात करें, यानी कि कितने लोन्स यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं टू एनपीएस, जो लोन डिफॉल्ट की अगर हम बात करें, तो ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज ये जो लेंडिंग है इसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, तो यहाँ पे लोन्स, जो बैड लोन्स होते हैं, वो उसका रेट जो है वो ज्यादा ऑन हायर साइड देखने को मिलता है। सो क्रेडिट कॉस्ट FY23 में अराउंड 3.4% पे थी, वहीं FY24 में 4.8% पे आ गई थी, एंड Q1 FY25 में 5.1% पर आ गई है। सो इंडिया रेटिंग्स, ये जो रेटिंग एजेंसी है, उनके हिसाब से जो यूबीएल एसेट्स है उनकी क्वालिटी में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ FY24। इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन रहा इन H1 FY25, दैट हैज इंक्रीज बाय 32%। यानी कि अप्रैल से लेके सितंबर 2024 में 79.72 मिलियन मेट्रिक टन्स का कोल प्रोडक्शन हमारे इंडिया में हुआ है, हमारी कंट्री में हुआ है। ये जो नंबर है 32% का ग्रोथ दर्शाता है। अगर हम सितंबर महीने की बात करें, सिर्फ सितंबर मंथ की बात करें, तो 32% का ग्रोथ इस मंथ में भी देखने को मिला है। अराउंड 13.74 मिलियन मेट्रिक टन्स का यहाँ पर प्रोडक्शन इस महीने में हुआ है। डिस्पैच की अगर हम बात करें तो सितंबर महीने में 47% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। 9.68 मिलियन टन्स का डिस्पैच हुआ था इन सितंबर 2023, वो बढ़कर 14.27 मिलियन टन्स पर आ चुका है। सो काफी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे इस सेगमेंट में देखने को मिल रही है। और इस कोल प्रोडक्शन के इंक्रीज के जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज है, द फर्स्ट वन इज द पावर सेक्टर। बिकॉज काफी सारी जो ट्रेडिशनल पावर कंपनीज है वो थर्मल पावर प्लांट चलाती है, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के लिए अगर हम देखें तो आज भी थर्मल पावर जो है वो सबसे बड़ा पावर सोर्स है हमारी कंट्री के लिए। एंड अगर रॉ मटेरियल्स उस इंडस्ट्री के लिए अगर लोअर प्राइस पे अवेलेबल हो, तो जो जैसा कि हम ट्रेंड देख रहे हैं कुछ समय से, कोल के प्राइसेस में काफी रिडक्शन देखने को मिला है। और ये प्रोडक्शन अगर अच्छे से बढ़ता रहे, अच्छी पेस पर यहाँ पे प्रोडक्शन रहे, तो ये कोल के प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए बेनिफिशियल होगा। इसके साथ साथ सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज है। बिकॉज सीमेंट इंडस्ट्री में भी कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स होते हैं, जिसका एंड जो कोल का कॉस्ट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल कॉस्ट है, या एक डायरेक्ट कॉस्ट है फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे भी अगर कॉस्ट कम होता है तो ये इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म में एक बेनिफिशियल चीज है।
स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक बात करेंगे। कल स्टॉक मार्केट में हर तरफ रेड रंग ही देखने को मिल रहा था। सो 2% से हमारा निफ्टी और सेंसेक्स डाउन थे। वहीं लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स, सभी इंडेक्सेस मोर देन 2% से डिक्लाइन होते हुए नजर आए हैं। सो कल अराउंड 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप हमारे इंडियन मार्केट से वाइप आउट होता हुआ नजर आया है। सो इसके जो रीजंस थे कल के मार्केट क्रैश में, अगर हम एक समराइज करें तो सबसे पहले जो मिडल ईस्ट के जो टेंशन है वो एस्केलेट होते हुए नजर आए। उसके साथ साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़े हैं। एक और चीज यहाँ पे जो इम्पैक्ट करी थी, जो हमारे सेबी ने एफ एंड रेगुलेशंस लाए हैं, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिला था। और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी। अगर कल के मार्केट की बात करें तो एफआईआईएस की तरफ से 15,000 करोड़ से ज्यादा का सेलिंग देखने को मिला है इन द कैश मार्केट। या जो कैश सेगमेंट है वहां पे 15,000 करोड़ से ज्यादा का सेलिंग एफआईआईएस ने किया है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का भी एक एंगल यहाँ पे आया है, दैट हैज कॉज्ड अ डिक्लाइन इन द मार्केट्स ऑफ इन द ओवरऑल मार्केट्स यस्टरडे। डीमार्ट के Q2 FY25 अपडेट्स के बारे में अभी बात करेंगे। डीमार्ट का जो रेवेन्यू है Q2 FY25 में स्टैंड अलोन बेसिस पे अराउंड 14,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किया है, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 14%। लेकिन अगर हम लास्ट कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो अराउंड 17 to 20% के रेंज में रह रही थी। तो इस वजह से 14% का ग्रोथ जो है वो ऑन अ लोअर साइड दिख रहा है, जो मॉडरेट ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ अगर स्टोर एडिशंस की बात करें तो 6 स्टोर्स Q2 FY25 में कंपनी ने ऐड किया है। एक ट्रेंड हमने हमेशा से नोटिस किया है कि डीमार्ट का जो स्टोर एक्सपांशन है वो किसी एक क्वार्टर में लंपी स्टोर एक्सपांशन देखने को मिलते हैं। यानी कि साल के 3 क्वार्टर्स में पाँच छः स्टोर्स ये कंपनी ऐड करती है, एंड एक क्वार्टर में 15 से 20 स्टोर्स भी ये ऐड कर लेते हैं। तो जो ग्रोथ है वो उस वजह से भी इम्पैक्ट होता है कि एक लंपी नेचर है इन द नंबर ऑफ स्टोर्स दैट आर बीइंग एडेड। Hyundai मोटर इंडिया, इस कंपनी ने अपने आईपीओ की डेट फाइनलाइज कर दी है। 14 अक्टूबर से ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है। लगभग 25,000 करोड़ का इशू यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जो कि एलआईसी के 21,000 करोड़ से भी बड़ा है। सो अभी तक के जो रिकॉर्ड था वो एलआईसी के पास था सबसे बड़ा आईपीओ का, वो अभी Hyundai मोटर्स के पास आ जाएगा। सो अराउंड $3 बिलियन का फंड रेज यहाँ पे होने वाला है, आईपीओ यहाँ पे होने वाला है। और अगर हम ऑटो सेगमेंट की बात करें तो 2003 के बाद से पहला यहाँ पे एक आईपीओ देखने को मिलेगा इन द ऑटो सेक्टर। सो ऑलमोस्ट 21 साल बाद एक आईपीओ आ रहा है इस इंडस्ट्री में। सो दैट इज ऑल्सो कैचिंग द आई ऑफ मेनी प्लेयर्स, बिकॉज जो जो सेगमेंट्स में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है वहां पे ग्रोथ जो है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिला है। Hyundai मोटर्स का जो आईपीओ रहेगा वो एक कंप्लीट ऑफर फॉर सेल रहेगा। यहाँ पे कंपनी कुछ भी फ्रेश इशू नहीं कर रही है, लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगर कंपनी इंडिया में लिस्ट हो जाती है तो इससे इनकी विजिबिलिटी और ब्रांड इमेज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, एंड इसी वजह से वो अपनी कंपनी को लिस्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी फंड, ये जो 25,000 करोड़ का आईपीओ है, इसमें से एक पैसा भी कंपनी के पास नहीं आएगा। द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग LIC। सो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए LIC के मैनेजमेंट ने कहा है कि दे आर लुकिंग फॉर अ साही प्लेयर। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर के में 50% से कम का स्टेक लेने की बात यहाँ पे LIC कर रही है। सो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है LIC के, मिस्टर सिद्धार्थ, सो उन्होंने ये बताया कि वो कोई कंपोजिट लाइसेंस के बारे में नहीं सोच रहे, रादर they want to acquire a below majority stake in a साही प्लेयर। सो इंडिया में करंटली 6 साही प्लेयर्स ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि साही प्लेयर इज नथिंग बट अ कंपनी दैट इज प्योरली इनटू द हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट। यानी कि जनरल इंश्योरेंस का जो पार्ट होता है उसमें कुछ मोटर इंश्योरेंस होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है, लेकिन अगर कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में काम कर रही है तो वो एक साही प्लेयर होती है।
सबसे बड़ा अगर सही प्लेयर देखे तो वो एक लिस्टेड कंपनी स्टार हेल्थ एंड एलॉयड इंश्योरेंस। इसके अलावा नीवा बुपा, केयर हेल्थ, आदित्य बिरला, मणिपाल सिग्ना एंड नारायण हेल्थ, ये ऐसे बाकी प्लेयर्स है जो इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस को भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल गए फॉर बीइंग अ साही प्लेयर। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो 11.6% का ग्रोथ अगस्त 2024 में यहाँ पे देखने को मिला था। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस ये एज अ सेगमेंट इंडिया में काफी अंडर पेनिट्रेटेड है, एंड इसी वजह से इट कुड बी अ गुड ग्रोथ ड्राइवर फॉर LIC। एंड इसी वजह से वो एक शाही प्लेयर के तरफ शाही प्लेयर में स्टेक लेने की बात कर रहे हैं। मुथूट फाइनेंस, ये जो गोल्ड लोन प्रोवाइडर है, इस कंपनी ने गूगल के साथ पार्टनरशिप करी है। गूगल का जो पेमेंट्स ऐप है, गूगल पे या जी पे जिसे कहते हैं, तो उस ऐप के थ्रू गोल्ड लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे विच विल बी बैक्ड बाय मुथूट फाइनेंस। यहाँ पे एक मुथूट फाइनेंस के लिए एक न्यू ऑल्टरनेटिव ओपन हो जाता है टू इंक्रीज देयर बेस, जहाँ से वो नया कस्टमर्स एक्वायर कर सकते हैं। एंड गूगल के जो इंडिया से गूगल इंडिया के जो MD है, तो उन्होंने कहा है कि 11% ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड इज लोकेटेड इन इंडिया। एंड इसी अपॉर्चुनिटी को टैप इन करने के लिए उन्होंने मुथूट फाइनेंस के साथ ये पार्टनरशिप करी है। यस बैंक के Q2 FY25 नंबर्स भी आ चुके हैं। कंपनी ने अपने ऑपरेशनल अपडेट्स यहाँ पे पब्लिक कर दिए है ऑलरेडी। कंपनी का जो कासा रेशियो है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। 29.4% का जो कासा रेशियो था वो इंक्रीज हुआ है टू 32% इन Q2 FY25। क्यू अगर बात करें तो जून क्वार्टर के एंड पे कासा रेशियो वाज अराउंड 30.8%। कासा डिपॉजिट्स की जो ग्रोथ है वो अराउंड 28.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। जो अपनी ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 18.3% पे थी इस बैंक के लिए। कासा डिपॉजिट हैज ग्रोन, इसी की वजह से इनका कासा रेशियो इम्प्रूव होता हुआ नजर आया है। कासा रेशियो में तो यहाँ पे कंपनी ने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। लेकिन अगर हम एडवांसेस की बात करें तो एडवांसेस का ग्रोथ लोअर साइड पे ही है। 13% का ईयर ऑन ईयर एडवांसेस ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे रजिस्टर किया है फॉर दिस क्वार्टर Q2 FY25। अगर कंपनी का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात करें तो 131.9% पे कंपनी के LCR आज आए हैं, विच इज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 1 ईयर अगो, जहाँ पे 120.9% का ये LCR रेशियो था। लेकिन अगर हम Q1 FY25 की बात करें तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो उस टाइम पे 137.8% था। तो QOQ यहाँ पे इस नंबर में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। कल का जो मार्केट है वो तो काफी नेगेटिव रहा था, लेकिन BSE के शेयर होल्डर्स के लिए कल का एक बहुत अच्छा दिन रहा था। कल स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया जब स्टॉक ने इंट्राडे 10% का मूवमेंट दिखाया। ऑलमोस्ट 10% से हाई हाई पर ये कंपनी का स्टॉक कल चले गया था इन द अर्ली मार्केट आवर्स। इसका ये जो मेन रीजन है इस रैली का, दैट वाज द रेगुलेशंस ब्रॉट बाय सेबी। सेबी ने 6 अलग रेगुलेशंस लाए हैं रिगार्डिंग F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के रिगार्डिंग। एंड ये जो रेगुलेशंस है वो नवंबर 24 से लेके अप्रैल 2025 तक के इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। मार्केट में ये माना जा रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे या जो रूल्स चेंजेस यहाँ पे सेबी लाने वाली थी, उसके मुकाबले जो एक्चुअल रेगुलेशंस आए वो काफी रिलैक्स्ड देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपायरी डे मार्जिन्स की बात करें तो वो 2% से इंक्रीज हुए हैं, लेकिन जो सजेशंस आ रहे थे वो अराउंड 8% के आ रहे थे। तो यहाँ पे जो रेगुलेशंस है वो लेस स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशंस। इसी के साथ जो लॉट साइज का इंक्रीज हुआ है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स का इंक्रीज देखने को मिला है इन द लॉट साइजेस एज कंपेयर टू द 3 to 4 टाइम्स दैट वाज एक्सपेक्टेड। जो प्रपोजल्स थे उसके हिसाब से ये दोनों भी रेगुलेशंस में वो एक रिलैक्स्ड फॉर्मेट यहाँ पे देखने को मिला था। इसी वजह से एक पॉजिटिव साइन देखने को मिली है। और साथ ही साथ सेबी ने ये भी बताया कि एक एक्सचेंज का एक वीक में सिर्फ एक ही F&O एक्सपायरी रहेगी। BSE के अभी 2 ही एक्सपायरी चल रहे हैं, जबकि उनका जो पीयर है
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो वीकली 4 एक्सपायरी कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो एनएससी के वॉल्यूम्स पे आएगा, उतना इम्पैक्ट बीएससी के वॉल्यूम्स पर नहीं आएगा। तो ये भी मार्केट कहीं ना कहीं शायद एक्सपेक्ट कर रहा है कि द मार्केट शेयर ऑफ एफ एंड ओ विल राइज फ्रॉम बीएससी पर्सपेक्टिव। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने व्यूज को कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।